दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिक्की और एपीडा के सहयोग से नागदा में हुई कृषि उपजों के निर्यात एवं व्यापार पर कार्यशाला। डिक्की के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सिरवैया ने कहा कि SC/ST युवाओं को उद्यमिता में लाने के लिए डिक्की भारत सरकार और राज्य सरकार के साथ अनेक स्तरों पर कार्य कर रही है। एपीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक अशोक बोरा ने उज्जैन संभाग से एक्सपोर्ट किए जाने वाले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी। भारतीय स्टेट बैंक के DGM श्री रविंद्र पाटिल ने फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट पर बैंकिंग सेवाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उद्यमियों किसी अच्छे उद्योगों के लिए बाधारहित ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के सहायक प्रबंधक मयंक डाबर ने स्वरोजगार और क्लस्टर नीति की जानकारी दी। नागदा में एग्री प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को लेकर यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम था। कार्यक्रम में उज्जैन जिले के 200 से अधिक SC/ST उद्यमियों, कारोबारियों, युवाओं और महिला उद्यमियों ने भाग लिया। वर्कशॉप के दौरान चैप्टर अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सिरवैया ने नागदा के युवा समाजसेवी श्री लेखराज बंटी जटिया को डिक्की का उज्जैन संभाग का कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने की घोषणा की। टीम को बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने एक अवसर प्रदान किया इस नागदा नगर के अनुसूचित जाति और जनजाति के उन हमारे युवाओं के लिए जो दिल में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, परंतु अनुभव का और अन्य जो आर्थिक रूप से उनको परेशानी, अनुभवी अधिकारीगण हमको प्रशिक्षण प्रदान करेंगे और हम अपने उस लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से हम एक युवा उद्यमी के रूप में इस मध्य प्रदेश में, इस देश में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्रशिक्षण मिलेगा। निश्चित रूप से मैं प्रशंसा करता हूं और तारीफ करता हूं, इतना अच्छा सेमिनार यहाँ पर आयोजित किया गया है। मित्रों, मैं कोई भी क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या व्यापार का क्षेत्र हो, यहाँ जितने युवा बैठे हैं मैं उनसे एक ही आग्रह करना चाहता हूँ मित्रों, कि कृषि उत्पादों को हम किस तरह से उनको रॉ फॉर्म में या उनको प्रोसेस फॉर्म में किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। ये विषय स्टार्टअप्स आया था रायपुर से 7 स्टार्टअप्स उसमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक सर सक्सेस स्टोरी आपने बताया था डिक्की, उधर छत्तीसगढ़ का डिक्की चैप्टर वाला, ये एक मछली का पालन कर रहा है, इसका फिशरीज का। ओके, उसने इन्वेस्टमेंट शुरू किया 1.5 लाख से, अभी उसका टर्नओवर है 3.5 करोड़। वो खुद ही बोल रहा है 1.5 लाख से उसने शुरू किया है मछली का, जो भी कल्टीवेशन जो भी होता है ना उसका, लेकिन अभी वो सेम बंदा मंथली 3.5 करोड़ वो कमा रहा है। 3.5 करोड़ लैंडलॉक स्टेट का वजह से, लॉजिस्टिक्स का वजह। फिर एक्सपोर्ट अवेयरनेस, मैंने कुछ वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, उसमें मैक्सिमम न्यू वर्ड्स है आपके लिए, मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस, उसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है, वेराइटीज क्या है। अप्रोच करता है ना ऑर्गेनाइजेशंस का पास जाता है, वो सही अप्रोच नहीं होता। मैंने अभी बताया था EPCs का रजिस्ट्रेशन, बहुत लोग मुझे कॉल करते हैं, वो स्पाइसेस का प्रोडक्ट होता है, धनिया पाउडर होता है ना, ये तो मिर्ची पाउडर होती है। हर कोई सामान्य संगठन बनाएगा, रेगर समाज, जटिया समाज, हरिद्वार समाज, संघ के समाज संघ बहुत सारे बन जाते हैं, वो भी होना चाहिए, लेकिन धंधे वाले संगठन किसी ने बनाया क्या? कोई नहीं बनाता। ठीक बोलो आंटी जी, है ना। तो अभी अब करना क्या है, ये जो भाई साहब बता रहे हैं अशोक सर, ये सब चीज सीखना है। और अपन बार बार जब डिक्की से अपन के साथ मैं आपकी एक मीटिंग कराऊंगा लाइनअप अलग से, है ना, और आपको ये पूछना है कि यहाँ कौन कौन से एक्सपोर्टर है। रतलाम में एक है कार्मल ऑर्गेनिक, है ना, कार्मल ऑर्गेनिक, वो जो काम कर रहा है वो करता है
ये जो जितना भी औषधीय जो होती हैं, विधायक सम्माननीय दिलीप सिंह जी शेखावत भी मौजूद है। मैं दोनों आप स्वागत करें। समय निकाल के आए और तालियां बजती रहे। आपने आपका अनमोल समय हमारे लिए निकाला। एक्चुअली जो मैं जितनी देर यहाँ बैठा हूँ, जितनी देर मैंने समझा है, बहुत अच्छी चीज़ है। टेकी के सारे लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। पर मैं एक निवेदन भी आपसे करूँगा कि जितनी महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हो, जो मेरा तजुर्बा है, मैं बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि आपको मेरी बात अन्यथा भी लगेगी। क्या है एक्चुअली इसमें के जो सेमिनार आप कर रहे हो, ये सेमिनार में जितनी महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हो, अद्भुत जानकारी है। आपका अपना जिसको कहते हैं कि अनबिलीव आपका नॉलेज है, बहुत सारी तैयारियां आपने करी है। लेकिन चूंकि मेरा भी 35 स्ट्रॉबेरी वो डिहाइड्रेट करके मतलब सुखा के बेच रहा है। अभी मैडम ने बोला कि लहसुन बनाते हैं, लहसुन सुखा कर भेजा जा रहा है। ये सब चीजें सुखाना, बनाना, मिलेट से पाउडर बनाना, बिस्किट बनाना, इन सब को अगर मैं एक बेसिक भाषा में बोलूं तो हम इसको बोलते हैं प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग। जो सर ने कहा कि अगर एक मिलेट कोदू कुटकी का भाव 15 रुपए से लेके एक्सपोर्ट करने पे 120 रुपए मिल रहा है, वो 120 तभी मिल रहा है जब वो उसको प्रोसेस कर रहा है, मतलब उसको प्रसंस्करण कर रहा है। अब प्रसंस्करण में आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम किसी प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन कर दें, वैल्यू एडिशन मतलब जैसे अभी सर ने कहा बुरहानपुर का केला बनाना जा रहा है, ठीक है, बनाना हमने लिया और बनाना एक्सपोर्ट कर दिया, बनाना बेच दिया। बट वो बनाना अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं तो बनाना में अगर देखा जाए तो 40 रुपए फॉरवर्ड लिंकेज करने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल सभी अवेलेबल है। ये आपके पास में लहसुन अवेलेबल है, प्याज अवेलेबल उज्जैन में है। लहसुन के आप देखिए कि मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में 10 से 12 एक्सपोर्टर रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर है और वो कम से कम 10-15 कंट्रीज को ये लोग आज के डेट में एक्सपोर्ट करते हैं। एस्टेब्लिश प्लेयर ऑलरेडी 10-12 है। आप उसमें देखिए, ये जो मैंने लीज देखी है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन दे ऑल आर रजिस्टर्ड विद स्पाइसेस बोर्ड। तो धनिया, मिर्ची, लहसुन, इनके बारे में आपको सोचना होगा तो आपको स्पाइसेस बोर्ड के पास जाने पड़ेगा। अशोक जी ने आपको उसकी लिस्ट दे दी है कि कौन सी लिस्ट अपेडा के पास में आएंगी, कौन सी स्पाइसेस बोर्ड। लेकिन यहाँ दोनों बोर्ड है और एस्टेब्लिश प्लेयर ऑलरेडी आपकी मंदसौर में अवेलेबल है। तो फॉरवर्ड लिंकेज जब तक दिखेगा नहीं तब तक कोई भी बैंकर उसकी रिस्क लेने में हिचकिचाएगा। आप देखिए, आपके पास में रॉ मटेरियल तो आप तो कभी भी अवेलेबल, बिकॉज यू आर द बायर, आप कहीं से भी लाएंगे। लेकिन सेल करना भी आपके साथ में उसकी कई कंफर्म ऑर्डर होंगी, कई नहीं तो मैं मार्केट करूंगा, मार्केटिंग के लिए भी अलग से बजट है। तो आप उसके ऊपर उसकी फिर आपकी साइकिल कितने दिन की डिसाइड होगी, आपकी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल का फिनिश गुड में कन्वर्जन होने में कितने दिन लगेंगे, आपको कितने दिन का रॉ मटेरियल चाहिए और फिनिश गुड चाहिए। तो इसकी एक वर्किंग साइकिल बना के उसके आपको वर्किंग कैपिटल दिया जाएगा। टर्म लोन में आपकी जो कोई मशीनरी है, बिल्डिंग बनाना है, इसमें आपकी टोटल ये पकड़ के और वर्किंग कैपिटल की मार्जिन उसमें ऐड करके आपको पूरा प्रोजेक्ट फाइनेंस होता है उसके हिसाब से। तो अभी मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी क्वेरीज आप पूछिए। मैंने जनरल टर्म्स में आपको क्वेश्चन जवाब दे दिए जो कि जरूरी थी। बैंक को लेके आपको क्या लगता है, क्योंकि हम लोग इतने सारे प्रोग्राम करते हैं, आखिरी में एक आता है, सब लोग शिकायत के मोड में रहते हैं कि बैंक हमारा काम नहीं करता, बैंक वाले सुनते ही नहीं है, बैंक वाले सुनते नहीं है। तो आज मैंने इसलिए मैं बैंक के सबसे बड़े अधिकारी को आपके बीच लेकर आया हूँ यहाँ पर भोपाल से, कि आप बिल्कुल निर्भीक होकर, अभी आप ये मत सोचना
कि हमारे नागदा के हैं कि उज्जैन के हैं कि कल को हमारा काम करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए बाहर से। तो आपके अनुभव शेयर करो बैंकिंग के साथ। देखो मैंने कोई भी यहाँ पे नागदा का लोकल आदमी नहीं बुलाया, ना उज्जैन का रीजन ऑफिस का, क्योंकि हो सकता है कल उसको वो आपको भी देखे, ऐसा नहीं, इसीलिए मैं अकेला खड़ा हूँ। कल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई लोकल वाला आदमी है तो मैं कैसे बात करूँ, इसीलिए जानबूझ के इनको बोला कि भाई लोकल आदमी कोई नहीं बुलाऊंगा, कि आपको ये ना लगे कि हमको टारगेट किया गया। प्रशांत जी, आप सर से 2 सवाल, जो पीएमएफएमई केस में क्या दिक्कतें आती हैं सबकी तरफ से, आप 1-2 सवाल पूछिए सर से। सर एक कॉमन सवाल रहता है सबकी तरफ से कि बैंक हो गया, प्रोसेस हो गया, अब आप सर ये बताइए सबको कि जब लोन के लिए कोई जाता आपसे मिले या बताए तो आपके पास क्या क्या वो सारे डॉक्यूमेंट या कुछ चीजें होती होगी ना बैंक की सर कि आपके पास ये आपका प्रोजेक्ट क्या है? मान लीजिए लहसुन का है, डिहाइड्रेटेड प्रोजेक्ट है मेरा। और तो डिहाइड्रेशन के लिए क्या प्रोसेस लगती है? आपके डीआरपी में लिखा होगा आपने कौन सी मशीनरी, बिल्कुल लिखा होगा, बिल्कुल। इंस्टॉलेशन में कितना दिन का शेड्यूल लिखा होगा, बिल्कुल लिखा होगा, तो वो डॉक्यूमेंट आपके साथ में रहने चाहिए सर। लेकिन और एक आप इंडिविजुअल बेसिक जो चीज है, आप ये किसको बेचेंगे? मार्केटिंग पीओ हो सकता है आपको मैं एक पीओ दे दूं, मेरे पास पुराने परचेज ऑर्डर हो, बट लेकिन एक इंडिविजुअल को लोन लेने के लिए आपसे क्या क्या चीजें होनी चाहिए? मतलब अगर कोई आम आदमी बैठा है यहाँ पे, हाँ, तो उसकी मशीनरी, जो मशीनरी लेंगे उसका कोटेशन वगैरह तो सर हम अरेंज करा देंगे। नहीं, अरेंज नहीं, वो होना चाहिए उसके साथ में, अरेंज की बात में सर वो सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन एक अकेला आदमी मतलब बैठ के आपके पास जब अप्रोच कर रहा है तो उसके फाइनेंशियल क्या लिटरेचर, आईटीआर उसके पास होना जरूरी है? आईटीआर की जरूरी उसकी नहीं है, ये छोटी चीज है, ये आईटीआर की उसकी नहीं, लेकिन उसकी जो मार्जिन आ रही सर माइक ऊपर कहाँ से आए, वो सोर्स ऑफ इनकम रहा, मार्जिन मनी, ये छोटी छोटी चीजें। आप प्रोजेक्ट में जो है ना, प्रोजेक्ट में मार्जिन बताते हैं आप, तो कहाँ से आएंगे? आपके खाते में है या आपने कोई परचेस की है कि यू आर गोइंग टू रेज? सर का सवाल ये है, सपोज मान लो हमने सर उनका क्वेश्चन। हाँ सर, मार्जिन मनी अभी गवर्नमेंट अरे आगे जा, पोर्टल पे बोल रही है कि वो तो 15% ही करना है, बाकी मार्जिन मनी नहीं भी है HCFC के पास तो बैंक अवेलेबल कराएगी सर। यही जब हम जाते हैं बैंक में तो वो कि वो आपको करना ही पड़ेगा, वो लाने मार्जिन मनी ना सर। देखो आप जवाब दे दो, हमारे पास तो नहीं है, बैंक अवेलेबल करेंगे, ये तो मेरे पास इंस्ट्रक्शन नहीं सर, इसमें ऐसा ये नहीं है, इसको मैं ये इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, सपोज मान लो हमें 10 लाख रुपए का एक कोई काम शुरू करना है जिसकी लागत 10 लाख रुपए उसमें लग रही है, ठीक है, समझना बहुत ध्यान से। अब 10 लाख का अगर कोई काम है तो कम से कम उसका 10%, भेज तो कम से कम 20% होना चाहिए, लेकिन कम से कम 10%, मतलब 10 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए हमारे पास होना चाहिए, ठीक, कम से कम। वैसे तो बैंक 75-25 का रेशो मानती है, 80-20 का मानती है, पर हम चलो SC ST और कुछ करके बातचीत करके सब करके 10% पे अपन ला सकते हैं। 10% या 15% हो, 1-1.5 लाख रुपए होना चाहिए हमारे पास। 100% लोन कभी नहीं मिलता, ठीक है, कुछ हिस्सा हमें अपना मिलाना पड़ता है। ये मार्जिन के पीछे रीजन ये है कि आपका इंटरेस्ट अगर उसमें नहीं है, आपके पैसे, आपकी लागत नहीं लगी है, तो आपका वो बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा उसका जो मीनिंग है ना मार्जिन का, वही मार्जिन का मीनिंग है, डॉक्यूमेंटेड जो मीनिंग है वही बोल रहा हूँ। किसी और का कोई सवाल हो बैंक से रिलेटेड तो पूछ सकता है सर, प्लीज पूछे, आज सर हैं तो। सर कई बार हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, हमारा बैंक तक पहुंच भी जाता है, बाकी बैंक के अधिकारी ये बोल के टाल देते कि अभी बार तो टारगेट पूरा हो गया, अब नेक्स्ट बार हम वो तो बोलो। नागदा लोकल में अधिकांश बैंक बोल देती है कि टारगेट इस बार पूरा हो गया मार्च के बाद। टारगेट तो आपकी गवर्नमेंट डिसाइड करते होंगे, लेकिन जो इंडस्ट्री का लोन है वहाँ कोई टारगेट नहीं है। यहाँ पर अधिकांश लोग बोलते थे टारगेट। बैंक वाले भी आप इतना अच्छा ही बहुत समझो, मैं इसीलिए आपको दोनों ओर से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं 4 साल से मैं दोनों ओर से देख रहा हूँ। मैं इसीलिए आपको ओपनली बोला कि मैंने लोकल बैंकर क्यों नहीं बुलाया, नहीं तो मैं तो बुलाता तो यहाँ हाजिर रह जाता, लेकिन क्यों नहीं, मैं आपसे सुनना चाहता था कि, और अनिल जी को पता है लास्ट ईयर हमने क्या
कौन सी केसेस क्या क्या किए। आप बोल रही है सही है मैडम सर, मैंने अभी लेकिन दोनों ओर से चीजें है कि वो बैंकर को भी वो चीज समझता नहीं। सर, अभी इसी वर्ष में हमारे नागदा में जितनी भी बैंक है सारी बैंकों में इतनी भीड़ लगी रहती है स्वनिधि लोन की और इसके अलावा भी लोन की, और सबको आसानी से लोन मिले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है अनिल जी, हमने स्वनिधि भी सर मेरा एक आपसे अनुरोध ये है, इसमें से कुछ लोग एग्जिस्टिंग है, कुछ लोग अभी आने वाले समय में जो व्यापार करेंगे। हम सर को के साथ पिछले 4-5 साल से बहुत काम कर रहे हैं। सर मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक उद्यमी को जो पहली बार अपना व्यापार शुरू करने जा रहा है, करेगा, तो आप उसको मार्गदर्शन करें कि उसको कहाँ क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए ताकि वो एक सफल उद्यमी में कन्वर्ट हो सके। क्योंकि आमतौर पे बहुत सारी दिक्कत आती है। और सर मैं एक चीज़ बताऊँ, हमने अपने समाज में एक चीज़ देखी है, अनुसूचित जाति जनजाति के समाज में हम लोग व्यापार में क्यों फेल होते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनो, सबका ध्यान मेरी इस बात पे होना चाहिए, और जिसको मेरी ये बात समझ में आ जाए तो आप उसको बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। हमारे यहाँ समस्या क्या होती है, लोग क्यों फेल होते हैं। लोन लेते हैं कितने का, 10 लाख का, ठीक है। सबसे पहले तो होता है लोन चाहिए, काय के लिए चाहिए ये नहीं पता होता है, किसी भी कुछ भी कर कुरा के लोन ले लेंगे। पहले तो क्या है ना, तो लोन ले लिए 10 लाख का, उसमें से क्या करेंगे 5 लाख से वो काम 5 लाख में शुरू करेंगे जो काम 10 लाख में शुरू होना था 5। अब बाकी 5 क्या करते हैं, अगर कोई नौजवान सा लड़का है तो पहले उसी से एक बाइक खरीद लेगा, एक अच्छा फ़ोन खरीद लेगा, कुछ 2-4 जोड़ी कपड़े ले आएगा, अपनी मम्मी के लिए कुछ ले आएगा, पत्नी है तो उसके लिए हार वार ले आएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। घर में टीवी नहीं है तो टीवी ले आएगा लोन के पैसे से, बीवी ने कहा वॉशिंग मशीन नहीं तो एक वॉशिंग मशीन भी ले आएगा लोन के पैसे से, ठीक है, ये सब करता है। तो मतलब जिससे धंधा करना था वो होशियार बन जाता है कि यार तुम तो मेरे को पैसा दिलवा दो, मैं कर लूँगा, सब कर लूँगा मैं। तो 50% पैसा तो अपने शॉप पे खर्च कर देता है, खुद पे और अपनी बीवी पे और घर की चीज़ों पर, ठीक है। बाकी 50% से जो है धंधा करता है। अब जो काम 10 लाख में होना था वो 5 लाख से शुरू करता है वो। अब किस्त कितने की आएगी उसकी, 10 लाख। जिला उद्योग केंद्र में सहायक प्रबंधक के पद पे कार्यरत हूँ। जिला उद्योग केंद्र MSME डिपार्टमेंट का एक जिला लेवल की एक शाखा है जो पूरे जिले में जो भी औद्योगिक गतिविधि होती है उस पे मॉनिटरिंग करते हैं, उनको सहायता देते हैं। तो शासन से जो भी सुविधा होती है, चाहे वो लैंड आवंटन से लेके सब्सिडी का हो या इस तरह की वर्कशॉप में आके प्रोत्साहित करने का हो, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे करते हैं। तो अभी तक जो सुबह से अभी तक जो डिस्कशन हुआ है, आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिली है यहाँ पे। एपिडा के सर आए थे, उन्होंने काफ़ी डिटेल में कृषि उपज के बारे में बताया, किस तरह से आपको प्रोडक्शन करना चाहिए। मेरे लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा और ये सेशन काफ़ी कुछ सीखने को मिला। डिक्की के बारे में मेरे को पहली बार इतना अच्छा जो एक्सपोजर मिला है वो आगे चल के आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और आप लोगों ने अभी तक देखा होगा काफ़ी एक्टिविटीज़ जो, जैसे कि अभी सर ने बताया कि जिला व्यापार उद्योग केंद्र में आके आप अपनी क्वेरीज लेके आ सकते हैं कि क्या करना है। अधिकतर जो हमारे पास आते हैं, चूँकि हम लोगों का 1-to-1 कनेक्शन रहता है। अभी आप यहाँ से जाएंगे तो आप मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा आप लोगों को। तो हम लोगों का 1-to-1 कनेक्शन रहता है। जनरली जो कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि मतलब कुछ बिना तैयारी के आते हैं और वो डायरेक्टली हमसे पूछते हैं कि सर आप ही बता दो कि क्या करना है, क्या उद्योग करना है, क्या जो चल जाए। मतलब हम यहाँ इस ऑफिस में बैठ के शासन की जो स्कीम है वो हम आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, क्या एक्टिविटी किस सेक्टर में जाना है। बट पर्टिकुलर एक्टिविटी जो आपको करनी है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसको आगे तक लेके जाने का काम आपका ही रहेगा। किससे बात करनी है, कौन से पर्सन से बात करनी है। अब जैसे धीरे धीरे सब लोग को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो शासन की 2 स्कीम में यहाँ बताना चाहूँगा आपको। एक है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना और एक है MSME प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 50,000 से 50 लाख तक का आप अपना स्वयं का उद्योग, सेवा, व्यापार स्थापित करने के लिए आपको बैंक से फाइनेंस होगा।
तो जो भी फाइनेंस होगा जनरली, अभी जो इसके पहले वाले सेशन में जो बात चल रही थी कि ब्याज लगता है और मार्जिन मनी लगती है ना, तो ये सारी चीज़ें बैंक कितना चार्ज करता है, मान लो कि 10% बैंक चार्ज करता है, और अगर बैंक से नहीं लेते हो और जनरली व्यापारी लोग किसी और से प्राइवेट ब्याज पे ले लेते तो वो और ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो फाइनेंस की आवश्यकता बहुत ज़्यादा वो होती है। तो शासन इसमें क्या सुविधा दे रहा है उद्यम क्रांति योजना में कि 3% का जो ब्याज अनुदान आपके खाते में वापस आ जाएगा। मान लो कि 10% का ब्याज लग रहा है आपको, 10% से आप पूरा ब्याज दोगे, 3% का जो ब्याज अनुदान है वो आपके खाते में बैंक क्लेम करेगा और आपके खाते में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके एंड पे कितना लगा? 7% लगा। और आपको बता के एक अच्छी बात ये लग रही है कि मेरे पूरा सेशन मैंने देखा और जो मैंने ऑब्जर्व किया कि पहले जो ये स्कीम बनी थी उद्यम क्रांति योजना 3% के हिसाब से बनी थी, और अक्टूबर, मेरे ख्याल से अक्टूबर या नवंबर में संत रविदास योजना आ गई जो उद्यम क्रांति से निकल के केवल SC कैंडिडेट्स के लिए निकली, जिसमें 3% से वो 5% हो गया है। अगर आप SC की कैंडिडेट हैं तो आपको 5% का ब्याज अनुदान मिलेगा। आप ये मान के चलिए कि 10% अगर ब्याज लग रहा है तो 5%, आधा तो पूरा माफ़ी हो ही गया आपका पूरा। तो 10% से 5% पे आ गए, मतलब ब्याज ऑलमोस्ट आपके पास ना के बराबर ही लग रहा है। ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया था। कुछ बैंक 8 से 9% भी चार्ज करती है, वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। HDFC बैंक प्राइवेट बैंक है तो वो थोड़ा ज़्यादा चार्ज करती हैं, एक्सिस बैंक है, बाकी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो थोड़ा कम चार्ज करती हैं। इसके अलावा एक टॉपिक और डिस्कस हुआ था कोलेट्रल का, CGT MSME का कोलेट्रल का के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे आपने सपोज कोई कार खरीदी, तो क्या होता है कि बैंक आपकी कार एक ऐसे गिरवी रखता है, जब तक कि आपने लोन नहीं चुकाया तो वो ऐसे कोलेट्रल के रूप में चार्ज करके रख लेता है। तो अब बैंक भी ऐसे ही करता है कि आपका लोन सिक्योर करना है उनको कहीं ना कहीं से, इन केस अगर आप नहीं भरते हो, डिफॉल्ट हो जाते हो, तो बैंक का पैसा तो चले जाएगा। तो बैंक तो एक तो क्या करता है कि या तो कोलेट्रल फीस आपसे लेगा, या तो कोलेट्रल के रूप में रजिस्ट्री रख लेगा, कुछ दूसरी चीज़ मॉर्गेज रख लेगा। जैसे कि बताया था कि प्राइमरी सिक्योरिटी रख सकते हैं, अगर आपको प्लांट मशीनरी दी है तो वो प्राइमरी सिक्योरिटी तो हो गई। इसके अदर देन जो सिक्योरिटी होती है वो कोलेट्रल सिक्योरिटी होती है। अब वो कोलेट्रल सिक्योरिटी भी नहीं दे पा रहे आप, तो बैंक क्या करता है कि वो CGT MSME में कवर करता है, और उसकी फीस होती है 2 से 3% के आसपास होती है। यानी 1 लाख पे ये मान के चलो कि 2 से 3%, मतलब 2-3 हज़ार रुपये आपको सालाना देना पड़ेगा बैंक को, तो वो चार्ज कटता रहता है। तो वो 2 से 3% जो फीस कट रही है आपकी कोलेट्रल की वजह से, वो भी रिम्बर्समेंट कर देगी गवर्नमेंट इस स्कीम में, उद्यम क्रांति योजना में। तो ये मान के चलिए कि आपका 3% वहाँ हो गया, 2 से 3% यहाँ हो गया, 6% टोटल आपका जो है ब्याज अनुदान के रूप में आपको वापस हो जाएगा। तो और आप अगर SC की कैंडिडेट है तो मैंने बताया था कि 5% है, तो 5 और 3 8% हो गया, तो ऑलमोस्ट आपका ब्याज रहित लोन हो गया। और इससे बढ़िया आपको क्या चाहिए इसमें? ये तो मैंने 2 बेनिफिट्स इसमें थे, ये मैंने आपको बता दिए। अब इसमें पात्रता क्या होती है वो बताता हूँ आपको। पात्रता पहले 10th पास थी क्वालिफिकेशन में, अब 8th पास कर दिया गया है, और एज है 18 से 45 होना चाहिए एज। इसके अलावा इसमें जो इसका आवेदन करने का जो तरीका है वो ऑनलाइन हो गया है। ये सारी योजनाएं जो है गवर्नमेंट के आने वाले समय में समस्त पोर्टल पे जाने वाली है, आप नोट कर लीजिए, samast.mponline.gov.in, samast.mponline.gov.in। इसी पोर्टल पे आपको जैसे आपको अभी इतनी सारी योजनाएं आ गई, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो रहा होगा, तो ये वेबसाइट है। आने वाले समय में जो स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम आएगी, जो सब्सिडी वाली रहेगी, पहले स्वरोजगार योजनाएं होती थी, वो सारी सब खत्म होके अभी समस्त पोर्टल पे सारी स्कीम आपको दिखेगी। और गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, कैटेगरी वाइज स्कीम कर दी है। और जैसे SC के लिए कुछ अलग टाइप की स्कीम है, ST के लिए कुछ अलग टाइप की स्कीम है, और उनकी पात्रताएं भी आपको वहाँ पे दिखेगी। मतलब बहुत अच्छा पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, और उसमें कुछ नहीं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं अपने। आधार कार्ड हो गया, मूल निवासी हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गई, बैंक पासबुक हो गई, यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दूसरी जगह भी लगते हैं, तो कोई ऐसा कुछ है नहीं उसमें करने लायक। तो
ये एक बार आवेदन करने के पश्चात DIC में उसका आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, फिर उसके बाद जो भी संबंधित शाखा है वहाँ पे आपका प्रकरण भेज दिया जाता है। बैंक उसको सैंक्शन करता है पोर्टल पे। सैंक्शन करने के बाद डिसबर्समेंट एंट्री मार्क करता है और आपकी सब्सिडी क्वार्टरली क्लेम कर देता है। वही CGT MSME की फीस, जैसे वो तो सालाना एक बार चार्ज होगी, तो CGT MSME की फीस भी क्लेम कर देगा। फिर प्रकरण हमारे पास आएगा क्लेम वाला, फिर हम जैसे फंड आएगा हम लोग उसको रिलीज कर देंगे। तो इस प्रकार से ये उद्यम क्रांति योजना का भी संचालन हो रहा है 1 साल से। इसके अलावा मैंने आपको एक और स्कीम बताई थी, एक और स्कीम बताना चाहूँगा आपको, वो है MSME प्रोत्साहन योजना 2021। अब 3% आपको अभी तक कम लगा होगा, 3%। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ये स्कीम जो है ये है प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग दोनों मिला के, अगर आपका जो भी निवेश हुआ है उसमें 40% तक की स्कीम है, 40% तक की सब्सिडी है। अभी तक कोई भी स्कीम ऐसी नहीं आई जिसमें इतनी सब्सिडी होगी। तो जैसे कि मान लो कि आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ हुआ तो 40 लाख रुपए आपको मिलेंगे, वो भी 4 किश्तों में मिलेंगे। 1 साल में 10 लाख, अगले साल में 10 लाख, ऐसे इस तरह से करके मिलेंगे। तो ये स्कीम थोड़ी अलग टाइप की है। इसमें क्या होता है कि आपका जो डेट ऑफ मतलब आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, जब आपका फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है उससे पिछले 3 वर्ष का आपका इन्वेस्टमेंट लिया जाता है। मतलब आपने बैंक से फाइनेंस कर लिया या अपना ऑन कंट्रीब्यूशन लगा के सेटअप कर दिया, मान लो 1 करोड़ का सेटअप कर दिया, तो उसके सारे बिल्स वाउचर्स वगैरह GST वाले हमको चाहिए रहते हैं और उस पार्टी का पेमेंट चाहिए रहता है जिससे आपने प्लांट मशीनरी या बिल्डिंग या सेटअप किया है। तो अकाउंट स्टेटमेंट वेरीफाई करते हैं हम लोग और इसका भी आवेदन ऑनलाइन हो गया है। हालांकि हार्ड कॉपी में फाइल देना पड़ती है क्योंकि फाइल काफ़ी वो हो जाती है। तो 40% ये सुविधा इस योजना में मिलती है। इसके अलावा अगर महिला प्रोप्राइटरशिप है तो 2% की अतिरिक्त सहायता मिलती है उसमें, यानी कितनी हो गई, प्रतिवर्ष 2% अतिरिक्त, मतलब 48% हो गई। और जैसा कि अभी बताया था एक्सपोर्ट के केस में यही सब्सिडी हो जाती है, 2.5% अतिरिक्त हो जाती है। तो 2% वो हो गई, 2.5% इधर हो गई। और SC ST के कैंडिडेट हैं तो 2.5% अलग है, 2% अलग है। तो ये सारी चीज़ें 40% के बाद अलग है। मतलब काफ़ी अच्छी स्कीम है, लेकिन ये इसमें थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट और एक्सपीरियंस मांगती है। काफ़ी जो बड़ी इंडस्ट्रीज है वो इसमें बेनिफिट हो रही है, बट आगे चल के आपको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो ये 2 प्रकार की स्कीमें चल रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट DIC जो है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, हम लोग जिले में औद्योगिक विकास करने के लिए शासकीय भूमि का चिन्हांकन करके ऑनलाइन आवंटन, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करके ऑनलाइन आवंटन करवाते हैं प्लॉट्स का। वो भी काफ़ी किफ़ायती रेट पे रहता है। ये मान के चलिए कि अगर कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से अगर उस ज़मीन का रेट हो रहा है 10 लाख रुपए, तो 90% डिस्काउंट होके 1 लाख रुपए प्रीमियम भराता है उसका एक बार का, और विकास शुल्क रहता है 150 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से। 2% जो प्रीमियम आया, 1 लाख जैसे प्रीमियम आया उसका 2% लीज रेंट रहता है साल का, और 10% संधारण शुल्क रहता है। तो ये मान के चलिए बहुत ही नॉमिनल रेट पे, ये मान के चलिए 90% डिस्काउंटेड रेट पे लीज पे आपको 30 साल के लिए ज़मीन मिलती है उद्योग लगाने के लिए। और आपको मैं बता दूं तो इंडस्ट्रियल एरिया भगतपुरी नागदा में यहाँ पर 2 जगह पे है, और एक अपना फरना खेड़ी में अभी फरना जी टेम्पल के इधर हमने निकाला है। उसके लिए आवंटन की प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ की पद्धति के माध्यम से हो चुकी है। अब जब होगी तो आपको अवगत कराया जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह में देखिएगा, क्योंकि प्रेस में विज्ञप्ति निकालते हैं हम लोग उसकी। तो उसकी वेबसाइट है MP MSME की, तो वो वेबसाइट है, लिख लीजिए आप mpmsme.gov.in। तो 2-3 क्वेरी आती है लोगों की कि हमको ज़मीन चाहिए। तो उसकी प्रक्रिया क्या, DIC के हाथ में नहीं है, वो हम लोग खाली वेकेंट लैंड देखते हैं, शासकीय भूमि का चिन्हांकन करके अपने पोजीशन में ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम ऑनलाइन आवंटन निकालते हैं, उसकी वेबसाइट है। तो डायरेक्टली जो पहले आओ, जिसके अगर पहले
12 बजे का अगर टाइम दिया है तो 12:01 पे अगर आपका आवेदन आ गया और दूसरे नंबर पे किसी तीसरे का आया तो उसका नंबर नहीं लगेगा, आपका लगेगा, बशर्ते कि आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब सही हो। तो फरनाखेड़ी का मैंने बताया अभी हो चुका है। अब आने वाले समय में आपने सुना होगा शुगर मिल का, महिदपुर शुगर मिल, कितने लोग जानते हैं? महिदपुर शुगर मिल भी हमने 1 साल पहले वहाँ के विधायक जी ने परस्यू करा, तो हमने उसको अपने आधिपत्य में लेके वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के लिए चालू कर दिया है। और 2023 जुलाई तक मेरे ख्याल से वहाँ पे वो पूरा तरह से डेवलप हो जाएगा और वहाँ पे करीब करीब 285 प्लॉट्स निकलेंगे उद्योग, नए उद्योग लगाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और फरनाखेड़ी तो हो ही गया, वहाँ पे 77 प्लॉट हैं। अभी फिर से एक बार और जो रह गए हैं शेष प्लॉटों के लिए फिर से ऑनलाइन निकालने की प्रक्रिया चालू होगी। तो आप लोगों में से जो लोग हैं वो इंटरेस्टेड हो तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें, इस पर संपर्क में रहे। और इसके लिए मैं आपको मेरा नंबर देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। कोई भी क्वेरी हो आगे चल के तो आप मेरे से संपर्क करिए। और इनकेस अगर मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, जैसे इधर उधर व्यस्तता रहती है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं लिख के अपना जो भी मैसेज है, क्वेरी है। आप सभी लोग इनका नंबर ज़रूर नोट करें, नंबर नोट कर लीजिए, लेकिन कॉल उसी समय में करें जब एक ऑफिशियल टाइम होता है, सुबह 10 से 5 के बीच में। हाँ लिखिए 877 014 2347। एक बार फिर से बोल देता हूँ, 877 014 2347। हाँ, मेरा नाम मयंक डावर है, मैं सहायक प्रबंधक हूँ जिला व्यापार उद्योग केंद्र उज्जैन में। थैंक यू सर। मेरा एक पर्सनल डाउट था, हाँ, ये जो उद्यम हमारे बच्चों को भी एक अच्छा जीवन मिले, हमारे बच्चे भी बाहर पढ़ सकें, विदेशों में पढ़ते जा सकें, हम लोग भी अच्छे मकानों में रह सकें, हमारे घर के बाहर ही बढ़िया लंबी चौड़ी कार खड़ी हो। चाहते हैं हम लोग, ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा तो अब चाहते सब हैं, लेकिन इसलिए करना भी तो कुछ पड़ेगा। रात और दिन हाँ लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी हमें। बिल्कुल, रात और दिन लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये अभी बाबूजी ने बात कही है, तो अब सवाल ये है कि लगना पड़ेगा, कहाँ लगना पड़ेगा? जिस भी फील्ड में हम जो उद्योग लगा रहे हैं, हाँ, वहाँ पर रात को 12 बज रही है ये नहीं देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात, ये जज्बा चाहिए। जो बाबूजी कह रहे हैं, ताली बजाओगे बाबूजी के लिए समझो। हमने देखिए 5 बज गई, चलो घर पे, वो संभव नहीं है। मैंने क्या बोला, जो शेष है वो इस हॉल में भी आज 170 लोग थे इस हॉल के अंदर, अभी मुश्किल से 20 लोग बचे हैं, तो जो शेष बचे हैं वही विशेष बचे हैं। बस यहाँ बैठा बैठा हर एक व्यक्ति बड़ा विशेष है, क्योंकि अभी वो हम अब काम की बात अब करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं एक थ्योरी बहुत 2 से 3 मिनट में आपको एक चीज समझाता हूँ। कोई इंसान हो, कोई व्यक्ति हो या कोई संगठन हो, है ना, हम एक रास्ता सोचते हैं कि हमें सबके जीवन की एक सपना होता है, एक मंजिल होती है कि मुझे अपने यहाँ जाना है ना। एक होता है ना, क्या मेरे को जीवन में ये बनना है या ये जाना है, ठीक है। अगर हमें अपने समाज को एक व्यापारी कम्युनिटी बनानी है, SC ST के समाज को व्यापारी कम्युनिटी, जिस दिन ये कम्युनिटी व्यापारी कम्युनिटी बन जाएगी ना, देखो मैं एक लॉजिक देता हूँ आपको। आज देश के अंदर, अब देखो अपन घर परिवार के लोग बैठे हैं तो अपन आपस की बात करते हैं। इस देश में जिनकी आबादी 3% है वो पूरा व्यापार करते हैं, जिनकी वो सिर्फ 5% हो, और उसके कारण अभी देश इतना दिख रहा है, देश का उजला हुआ चेहरा। अब जिस दिन इस देश के 50% लोग, 80% लोग व्यापार करना शुरू कर देंगे, तो सोचो क्या होगा देश का हाल। कोई देश लाइन नहीं टिकने वाला हमारे। सोने की चिड़िया नहीं, हम हीरे की चिड़िया बन जाएंगे तब तक। तो जो एक समय थे सम्राट अशोक के कारण हम लोग जो सोने की चिड़िया थे, अभी सिर्फ 3-5% लोग व्यापार करते हैं। और बहुत अच्छे से सोच लो तो 300 नाम, मैं 300 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, हर स्टेट से निकाल लो, बड़े से लेकर अंबानी से लेकर नीचे तक आओ, सिर्फ 300 नाम मिलेंगे आपको। 300 लोग जो एक्चुअल में उद्योगपति हैं, जो जिनके कारण देश की इकोनॉमी चलती है, ठीक है, सिर्फ 300 लोग। अब उस समाज के परसेंटेज के हिसाब से देख लो तो पूरे समाज का 100 में से 3 से 4% लोग इस देश में व्यापारी कम्युनिटी है बस।
अपन को किसी जात समाज का नाम नहीं लेना, क्योंकि अपन उस चक्कर में पड़ते नहीं है, अपन ओवरऑल पे बात करते हैं। जब 3% लोगों के कारण आज देश की इकोनॉमी चल रही है, ठीक है, जो 3% लोग इतने उद्योग धंधे व्यापार कर रहे हैं, तो आज हम 75 साल तक सरवाइव कर गए, ठीक है, अभी और आगे करेंगे। जितने देश के SC ST के लोग, जिनकी आबादी कितनी है सब मिलाकर, अगर पूरे देश में देखें तो पूरे देश में 7.5% ट्राइब है और करीब 16% SC है, सब मिला के साढ़े करीब 22% आ जाते हैं। और मध्य प्रदेश के हिसाब से अगर ये फिगर देखेंगे तो 21% ट्राइब है, आदिवासी, और 16% ही है, तो हम करीब 38। ये 2011 की जनगणना। अभी जो अगर आज की तारीख में सेंसस हो जाए तो हम 40% से ऊपर निकल जाएंगे। जो 3% लोगों के साथ सब कुछ हो रहा है, जब 40% लोग व्यापारी कम्युनिटी बन जाएगी तो आप समझो कितनी समृद्धि इस देश के अंदर आने वाली है। समझ पा रहे मेरी बात का अर्थ भी क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये 3 लोगों के कारण अगर एक ये हॉल बहुत अच्छा है, इन 3 लोगों के कारण, 1 2 3, ये 3 लोगों की मेहनत से अगर ये हॉल बहुत अच्छा दिख रहा है, तो इस हॉल में बैठे हुए हर एक व्यक्ति, 40 व्यक्ति की एफर्ट इसमें लग जाएगी, तो ये हॉल क्या हो जाएगा? फिर चमन हो जाएगा। सेम हाल अगर देखें तो सेम स्थिति कंट्री की है, देश की। कुछ लोगों के 3% लोगों के कारण देश में इतना है, तो जिन 40% लोग व्यापारी कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उस दिन ये देश की इकोनॉमी कहाँ पहुँचेगी? ये ट्रिलियन फ्रिलियन नहीं, फिर तो उसके लिए नया शब्द गढ़ना पड़ेगा। अमेरिका, चाइना वाइना की भी इकोनॉमी से हम बहुत आगे निकल जाएंगे। तो इस बात का कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि हम लोग वो लोग हैं, हम इतिहास में भी हमने देश को बनाया है। मूल निवासी देश के तो अपन लोग ही रहे, SC ST के लोग। इतिहास में भी हमने इस देश को बनाया भी हमने, इस देश को चलाया भी हमने, और इस देश के भाग्य विधाता भी हम ही को बनना है। अपना तो बनेंगे ही बनेंगे, इस देश के भाग्य विधाता। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, हम सब मिलके, हम अपने लिए रास्ता चुन रहे हैं व्यापार में आने का। पिछले 250, 300, 500 सालों से, 5000 सालों से उस व्यवस्था के कारण हम किसी कारणों से उन चीज़ों से दूर रहे, शिक्षा से दूर रहे, धंधों से दूर रहे, हम वो स्किल नहीं आ पाई। आज होते होते आज एक वक्त आया है कि हम उस दिशा में सोच पा रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी बड़े हो सकता है कोशिश की होगी पर सफल नहीं हुए, लेकिन आज चूँकि सबसे बड़ा हथियार होता है शिक्षा, तो हम लोग पास थोड़ी बहुत शिक्षा आ चुकी है, तो हम लोग अच्छा बुरा अपना समझने लगे। अब हम उस दिशा में जाने लगे। क्यों जाने लगे? कि हमें अच्छा बुरा समझ में आ रहा है। अब हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम व्यापार नहीं करेंगे तो शायद हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हम तो सर्वाइव कर लेंगे, शायद हमारे बच्चे फिर किसी घर में जाके मजदूरी करना शुरू करेंगे अगर हम व्यापार नहीं करेंगे तो। ऐसा हो सकता है ना? नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? नौकरी तो मिलने नहीं है। नौकरी भी कौन सी मिलेगी? इस मॉल में झाड़ू लगाने का काम मिलने वाला है बस, या बाहर जो है इसका गेट पे बाहर बैठ के चपरासी का काम करना है हमें, ये हो सकता है। तो हम वापिस उस दौर में जाएं, उससे बेहतर है कि हम एक सुनहरा भविष्य अपना बनाएं। अपना भी सबसे पहले अपना बनाएं, फिर अपने परिवार का बनाएं, फिर अपने समाज का बनाएं, फिर अपने देश का बनाएं। तो ये कड़ी अपने आप में जुड़ती चली जाएगी। कैसे जुड़ेगी ये कड़ी? तो ये जो कार्यक्रम होते हैं इनमें मत सोचो कि कितने लोग आए। 25 लोग आए तो 25 भी बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, ठीक है। तो एक जीवन में जब एक लक्ष्य अपन तय करते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे IAS बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे व्यापारी बनना है, ठीक है, तो एक मैंने लक्ष्य तय कर लिया। इसी तरह एक संगठन होता है, एक व्यक्ति होता है जो तय करता है, फिर एक संगठन होता है। तो संगठन का एक लक्ष्य होता है कि मुझे यहाँ पहुँचना है। तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए उद्देश्य, जो भी मुझसे पहले यहाँ पर मनोज जी ने कहा, उद्देश्य हमारा क्या है, टारगेट क्या है हमारा। दूसरा होता है उसकी आइडियोलॉजी, उसको प्राप्त करने के लिए हमारी सोच क्या है, विचार क्या है, हमारी विचारधारा। पहला लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, फिर उस पर चलने के लिए हमारी आइडियोलॉजी क्लियर होनी चाहिए कि हम किस रास्ते से उस तक पहुँचेंगे। विचार क्या है हमारा, मुझे अमीर बनना है, मैं धंधा करके अमीर बनूंगा कि मैं चोरी करके अमीर बनूंगा या मैं डकैती करके अमीर बनूंगा। विचार क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहला हो गया उद्देश्य, फिर होता है विचार, हम किस विचारधारा पे या फिर किस आइडियोलॉजी पे चल के वो काम करेंगे। तीसरा होता है उसकी रणनीति क्या होगी हमारी, हम किस रणनीति पे ये काम करेंगे। हमारा आइडिया, हमारा उद्देश्य भी आ गया, हमारा विचार भी आ गया। अब हमें रणनीति तय करनी है कि हमें किस रास्ते पे आगे बढ़ना है। अगर मुझे यहाँ से भोपाल जाना है, मुझे यहाँ से भोपाल जाना है, वो मेरा लक्ष्य है,
मुझे कैसे जाना है, ये मेरा विचार है कि मैं बाय रोड जाऊंगा। अब मुझे किस रास्ते से जाना है, इसको बोलते हैं रणनीति, कि मैं उज्जैन होते हुए जाऊंगा कि मैं इंदौर होते हुए जाऊंगा। ये मेरी रणनीति, वो मुझ पर डिपेंड करता है कि वो मुझे कौन सी सूट करती है, जिससे मेरा कम फ्यूल लगे, कम समय लगे, समय पे घर पहुंच जाऊं, मुझे वो रणनीति, इससे मेरा लक्ष्य जल्दी हासिल हो जाए। ठीक है। चौथा आता है अपनी खुद का एक विश्लेषण करने की। जब मैं अपने लक्ष्य को जब अपने लक्ष्य की तरफ चल पड़ा हूँ मैं, तो मुझे अपने रिसोर्सेज का एनालिसिस करना आना चाहिए, विश्लेषण। मतलब मैं, है ना, अब मेरे पास कार है, एक रिसोर्स है मेरे पास कि मेरे पास एक कार है, वो मुझे उससे जाना है, तो मुझे रिसोर्स का एनालिसिस करना बहुत अच्छे से आना चाहिए कि मैं उस कार को, जो रिसोर्स है उसमें मुझे पेट्रोल भी लगेगा, मुझे हवा पानी भी लगेगी, मुझे रास्ते में खाना भी खाना है, तो मेरे पास क्या है, तो उसके हिसाब से मैं अपनी प्लान करूँ। ठीक है। और फिर उसके बाद लगता है किसी भी काम को करने के लिए टीम। क्या मुझे भोपाल जाना है, क्या मैं खुद उठूँ, अपनी गाड़ी उठाऊँ, निकल जाऊँ भोपाल के लिए, या मैं अपने साथ 4 लोगों को लेके चलूँ? कोई थोड़ी दूर गाड़ी चलाएगा, फिर कोई थोड़ी दूर चलाएगा, कोई बातचीत करेगा, तो काम इजी हो जाएगा, मेरा इजी भी हो जाएगा और सुरक्षित भी हो जाएगा। राइट। ये कुछ बहुत बेसिक गंभीरता की से सुनने की बातें नहीं है, सिंपल सी बातें हैं ये। सेम ये होता है एक संगठन में और एक किसी व्यक्ति में। अब हमने तय कर लिया कि हमें अगर जीवन में एक कोई अच्छा हासिल करना है, अपने जीवन में जीते जी कुछ ऐसा करके जाना है कि हमारे घर परिवार के लिए भी हम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहें और समाज के लिए में भी हमारा एक महत्वपूर्ण स्थान रहे, तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, अपने लिए भी, सबके लिए। हर इंसान, जहाँ 4 लोग होते हैं, 4 लोग जहाँ रहते हैं, वहाँ एक चीज़ कॉमन होती है, हर व्यक्ति किसी न किसी से मोटिवेट होता है, प्रेरित होता है। इस समाज में जितने भी प्रतीक हुए किसी भी धर्म में, हिंदुज़म में जाओगे तो राम कृष्ण शंकर जो भी हुए, बुद्धिज्म में जाओगे तो इनका जो सिस्टम है उसमें भी अगर कोई टीम बनाते हैं तो बहुत बेटर रहेगा। मैं अब आखिरी की मैंने क्या कहा था, जो शेष है वही विशेष है। बस अब आखिरी काम की बात है, पर काम के लोग करेंगे, बाकी जिसको जाना वो चलेगा। ठीक है। तो मैं जो आप जो सभी इस फील्ड के नहीं है। नहीं, मैं समझ गया, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे पहले कहा ना, मैन्युफैक्चरिंग का है जी जी, तो वो सभी तरह के लोग हैं, तो सभी को कुछ ना कुछ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबको मिलेगा, सब कुछ ना। तो मैं वही बता रहा हूँ कि तो बंटी जरिया जी, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ताली बजाने के पहले क्या आप ये बंटी के साथ एक टीम में काम करेंगे आप सब लोग? यस। पक्का? हाथ उठाइए सब लोग। चलो, वेरी गुड। तो बंटी भाई बधाई हो, आपकी टीम देखो यही बन गई पूरी, है ना। तो बंटी जरिया यहाँ पे रहेंगे, और आपकी जो टीम है, अब इनके पास क्या काम है बंटी जरिया के पास, इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी हम दे रहे हैं। इन्हें पूरे उज्जैन संभाग के जितने जिले हैं, रवि एक अपने फोन से भी निकालो।